अस्सलाम वालेकुम। हमने ल्यूकीमिया स्टार्ट किया था, एक्यूट ल्यूकीमिया, जिसमें हमने देखा था कि उसमें लिम्फोब्लास्ट हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। वो हमारे पास अगर तो बी और टी लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं तो उसको हम ALL कहते हैं, और अगर हमारे जो है वो माइलोब्लास्ट ज़्यादा होते हैं तो उनको हम जो है वो कहते हैं AML, ठीक है, एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया। उसके बाद हमने इनको डिफरेंशिएट किया था कि बी और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं इनके अंदर TDD पॉजिटिव होता है, और अगर इनमें भी हमने सेपरेट करना हो तो हम CD मार्कर से सेपरेट करते हैं। और जो AML वाले होते हैं इनके अंदर तो होता ही माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव है। ये हमने डिस्कस किया था, और हमने जो है देखा था कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप होती है, और ये कीमोथेरेपी से अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। इनकी दो ट्रांसलोकेशंस थी, 12-21 जो बच्चों में कॉमन थी, और उसका गुड प्रोग्नोसिस था, 9-22 पुअर प्रोग्नोसिस था जो एडल्ट्स में कॉमन थी, ठीक है। अब हमने बात करनी है TALL की। TALL जो होता है उसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी TDD एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन हम बी लिम्फोसाइट से कैसे सेपरेट करते हैं इनको कि ये CD2 से CD8 तक हमारे पास एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है, तो ये बी लिम्फोसाइट्स हम इसको इस तरह से बी लिम्फोब्लास्ट से सेपरेट कर। अब ये जो टीनेजर्स होते हैं ना उनमें ज़्यादातर जो है ना टी लिम्फोब्लास्ट वाला कॉमन होता है, और आपको पता है हमारे टी लिम्फोब्लास्ट होते हैं ये थाइमस के अंदर जो है ना, थाइमस के अंदर मतलब इनकी टीचिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो अब जो टीनेजर्स होते हैं ना उनके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि T फॉर टीनेजर्स एंड T फॉर थाइमिक मैस, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है कि टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में क्या होता है, टीनेजर्स के अंदर थाइमिक मैस हमें मिलता है, ठीक है। तो आपके पास कोई एक पेशेंट आता है ना जिसको थाइमिक मैस मिलेगा और वो टीनेजर होगा, तो यू विल गो फॉर इट, ठीक है, और बाकी सारी वो आप करेंगे। और इसमें जो है वो जो है अब थाइमिक मैस होता है ना, तो इसको लिम्फोमा कहते हैं, लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फोमा ओमा जो है ना ये आपको बताएगा कि कोई मैस बना हुआ है, ठीक है। तो ओमा मींस मैस, तो ये बिकॉज मेलिग्नेंट सेल जो मैस बना रहे होते हैं इस वजह से हम इसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी कह सकते हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया जो है उसमें ब्लड के अंदर हमारे पास बोन मैरो के अंदर ब्लड में कैंसर होगा तो उसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे, और लिम्फोमा हम तब कहेंगे जब वो कोई हमारी मैस बना रहा होता है, और जैसे कि टीनेजर में वो थायमिक मैस बनाता है, इस वजह से हम इसको लिम्फोमा भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वाई वी कॉल द दीज टू लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में क्या होता है कि जो हमारे माइलोब्लास्ट होते हैं वो बोन मैरो में 20% से ज़्यादा हो जाते हैं। वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से हम सेपरेट करते हैं इनको, कि वो ALL है या AML है, ये माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद जो माइलोपेरोक्सीडेज वाले ये हमारे पास क्रिस्टल एग्रीगेट्स बनाते हैं जो हमें ओवररोड्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, ओवररोड्स की फॉर्म में मिलते हैं। और ये ओवररोड्स कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से माइलोपेरोक्सीडेज की तरह से ना क्रिस्टल्स बनते हैं, ये माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये सेल है हमारा, ठीक है, माइलोब्लास्ट, और उसके अंदर क्या हुआ है, ये हमें जो ये अंदर आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, इस तरह से रॉड सी बनी हुई है, दिस इज़ एक्चुअली द ओवर रॉड। ये क्या है, माइलोपेरोक्सीडेज के क्रिस्टल एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये ओवर रॉड जो है आपको AML में ही मिलते हैं, या आपको ALL में नहीं मिलते। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, और आप उसकी जो है वो इस तरह से बायोप्सी करवाते हो, आपको ओवरऑड्स मिल जाते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि वो माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव है, ठीक है, और वो AML है, ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है कि जो ओवरऑड्स के बाद कि ये ओल्डर एडल्ट्स में होता है। पीछे हमने जो देखा था वो मोस्टली चिल्ड्रन में भी था, अडल्ट्स में भी था, और चिल्ड्रन वाला ज़्यादा कॉमन था, बॉल वाला, ठीक है। बॉल जो था, जो BALL होता है वो ज़्यादातर बच्चों के अंदर कॉमन होता है, और TALL जो है वो ज़्यादातर अडल्ट्स में कॉमन होता है, जैसे कि हमने मीडियस्टाइनल थायमिक मैस देखा था, ठीक है। अब ये वाला जो है ये ओल्डर अडल्ट्स में, अगर आपके पास कोई आता है एक बूढ़ा बंदा, ठीक है, बूढ़ा बंदा आता है तो आप उसको कंसिडर करोगे कि आप AML कंसिडर करोगे उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि 50 to 60 ईयर्स का एज का जो बंदा आ रहा है, जबकि अगर बच्चा कोई आ रहा है तो आप उसके अंदर ALL को सोचोगे, ठीक है। या अगर आपके पास कोई टीनेजर आ रहा है उसके थाइमिक मैस है तो आप ALL को सोचोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इसको हम साइटोजेनिक एब्नॉर्मेलिटीज़ की बेस पे हम डिवाइड करते हैं, हम लीनिएज ऑफ द माइलोब्लास्ट की बेस पे और सरफेस मार्कर्स की बेस पे हम इसको फर्दर सब क्लासीफाई करते हैं AML को, ठीक है। अब इसकी जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया हो सकता है, एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया हो सकता है, एक्यूट मेगाकोरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकता है, ठीक है। अब जो हमने देखा था लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उसमें तो दो तरह के थे ना, बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि लीनिएज ज़्यादा है माइलॉइड स्टेम सेल्स की,
वो हमारे एरिथ्रोब्लास्टिक भी हैं, वो मोनोब्लास्टिक भी हैं, वो न्यूट्रोफिलिक वाली की साइड पे भी जा रहे हैं, वो मेगा कैरियोब्लास्टिक साइड पे भी जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास होगा, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया होगा, एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया होगा, एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा। ठीक है, ये देखें ना, इसकी बेस पे हमने किया है इसको कि ये एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया हो सकता है, एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया हो सकता है, एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया हो सकता है। यही इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ ये करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन सब की बारी बारी। सबसे पहले वी हैव द एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो इसमें जो हमारे पास होता है ना, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में जो ट्रांसलोकेशन आती है वो 15 और 17 क्रोमोसोम के दरमियान में होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द क्रोमोसोम एंड दिस इज़ द क्रोमोसोम, दिस इज़ द 15th क्रोमोसोम एंड दिस इज़ द 17th क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे पास ट्रांसलोकेशन होगी किसकी, जो हमारी क्रोमोसोम 17 होता है ना, उसके ऊपर एक एक जीन होती है रार। ठीक है, RAR जीन। ठीक है, और जो है अब ये ट्रांसलोकेट होके ना चली जाती है हमारी 15th क्रोमोसोम पे। ये एक्चुअली होता है रेटिनॉइड एसिड रिसेप्टर होता है। आपको पता है ना, रेटिनॉइड एसिड क्या होता है, विटामिन ए होता है ना। तो अब जब ये वाला रिसेप्टर नॉर्मल हो जाता है ना, तो उसकी वजह से हमारे जो प्रोमाइलोसाइट्स होते हैं जिनको हम ब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, वो जो है हमारे जमा होना शुरू हो जाते हैं, इमेच्योर जमा होना शुरू हो जाते हैं। और प्रोमाइलोसाइट्स के अंदर हमें ओवररॉड्स मिल रहे होते हैं, हमने देखा ना। इस तरह से इमेच्योर होंगे तो हमें ये ओवररॉड्स मिलेंगे इनमें। अच्छा, ये जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये इंक्रीज रिस्क करते हैं DIC। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, प्रोमाइलोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं आपको पता है ना, ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे एक ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, एक ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे पास माइलोइड लिंकेज वाले होते हैं सेल्स, और जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं वो T और B लिम्फोब्लास्ट वाले होते हैं ना। तो ये इनको हम ग्रेन्यूलोसाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स जो आपको पता होगा, इनके अंदर बहुत से इंजाइम्स वगैरह होते हैं, और ये इंजाइम्स, ये इस तरह के सेल्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ये रिस्क इंक्रीज़ करवा देंगे DIC की, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, जिसमें पूरी बॉडी में जो है कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, अलग सा टॉपिक है एक। अच्छा, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, पेशेंट को जो है वो क्या है, इसको हम देख लेते हैं इधर से कि 15-17 की ट्रांसलोकेशन हो रही है। जो हमारे पास रार वाला रिसेप्टर है उसकी ट्रांसलोकेशन हो गई है क्रोमोसोम नंबर 15 पे, जिसकी वजह से प्रोमाइलोब्लास्ट बनना शुरू हो गया है, जो कि रिस्क इंक्रीज़ करवा रहे हैं DIC का, क्योंकि उनके अंदर प्राइमरी ग्रेन्यूल्स है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम जो है ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देंगे उसको, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है। वो बाइंड करेगा हमारे खराब वाले रिसेप्टर के साथ, ऑल्टर्ड रिसेप्टर के साथ, और उनको मेच्योर होने देगा। ठीक है, मेच्योर होने देगा उनको, जो है इस तरह से, मतलब ब्लास्ट जो इमेच्योर बन रहे हैं उनको मेच्योर करवाएगा। फिर आता है हमारे पास सेकंड टाइप, जिसे एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो इसमें क्या होगा, हमारे जो मोनोब्लास्ट होंगे वो प्रोलिफरेट कर रहे होंगे ना। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, माइलोपेरोक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगेन। ठीक है, हमने देखा था कि एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया में क्या होता है, जो है माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये वाले थे एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक, जिसकी वजह से हमें ओवरऑड्स मिल रहे थे। अब ये आपने बात याद रखनी है कि जो मोनोब्लास्ट होते हैं वो हमारे पास लैक करे होते हैं माइलोपेरोक्सीडेज। इसका मतलब वो ओवरऑड्स भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ये जो ब्लास्ट होते हैं ये करते हैं हमारे इनफिल्ट्रेट गम्स को। ठीक है, तो ये वाली फिगर आपने याद रखनी है। ये फिगर आपने हमेशा याद रखनी है कि मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया जो होता है, एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, उसके अंदर हमारे पास इस तरह से ये गम्स के अंदर जो है ना इनफिल्ट्रेशन होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इसमें क्या होते हैं, हमारे जो मेगा कैरियोब्लास्ट होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इनके अंदर भी नहीं होता माइलोपेरोक्सीडेज। तो किन के अंदर माइलोपेरोक्सीडेज है, माइलोपेरोक्सीडेज सिर्फ प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। हमने शुरू में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई उसमें कि माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव आर जस्ट एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया वाले। ठीक है, जो माइलोसाइटिक है। अब यहाँ पे मोनोसाइटिक है, मेगा कैरियोप्लास्टिक है, उनमें ये जो है MPO पॉजिटिव नहीं होते। ठीक है, अब पीछे हमने एक देखा था डाउन सिंड्रोम का कि ALL के जो बच्चे होते हैं, सॉरी ALL जो है, उन डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उनमें ALL जो है वो 5 ईयर के बाद होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जो होते हैं उनके 5 साल के बाद उनको रिस्क होता है कि उनके अंदर ALL डेवलप हो जाए। अब ये डाउन सिंड्रोम जो है एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये डाउन सिंड्रोम के लोगों में होगा, लेकिन बिफोर द एज ऑफ 5 होगा।
ठीक है, ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, डिफरेंस के व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ये जो हमारे पास एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया है, ये पहले अगर किसी को डिस्प्लेजिया हुआ हो, ठीक है, उसकी वजह से ये जो है ना डेवलप होता है, या पहले से किसी ने रेडियोथेरेपी ली हो तो उसके जो ये हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स ये ऑल्टर हो जाते हैं रेडियोथेरेपी से, ठीक है। अब माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो हमने पढ़ा कि डिस्प्लेजिया के साथ क्या होता है, इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो है साइटोपिनिया हो जाता है। साइटोपिनियाज हो जाते हैं, मीन्स के सेल्स के काउंट कम हो जाएंगे और हाइपर सेलुलर बोन मैरो हो जाएगी। बोन मैरो में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल मेचुरेशन ऑफ सेल्स की वजह से बोन मैरो इनलार्ज कर जाएगी और ब्लास्ट की जो अमाउंट है वो 20% से जो है वो कम होती है, ठीक है। बायोप्सी में हमें ब्लास्ट जो है वो मिलते हैं लेकिन 20% से कम होते हैं, ठीक है। हमने पीछे देखा था जो उसमें थे, मतलब ये जो थे इमेच्योर, ये जो भी हम जो है ल्यूकीमियाज पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा कि ब्लास्ट जो है वो 20% से ज़्यादा होंगे तो हम उनको जो है ल्यूकीमिया में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि बोन मैरो जो होती है वो एबनॉर्मल सेल्स बना रही होती है, लेकिन माइलोडिस्प्लास्टिक मतलब कि बोन मैरो डिस्प्लास्टिक हुई हुई है, उसमें डिस्प्लेजिया वाले सेल्स बन रहे हैं, लेकिन उनकी जो ब्लास्ट की अमाउंट होती है ना वो हमें 20% से कम होती है। दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स एंड द ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमियाज में ब्लास्ट 20% से ज़्यादा है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स में 20% से कम है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ऑब्वियसली सब में जो है न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये लोग जो होते हैं वो इन्फेक्शन या ब्लीडिंग से जो है इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में हमने क्या देखा, हमने ये देखा सबसे पहले कि इसमें इमेच्योर माइलॉइड सेल्स होते हैं जो 20% से ज़्यादा होते हैं। इसकी जो है ये ओल्डर एडल्ट्स में कॉमन होते हैं, इनमें हमें ओवरलोड्स मिलते हैं। इसमें हमें जो है 3 इसकी टाइप्स होती हैं, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट मोनोसाइटिक एंड एक्यूट मेगाकार्डियोब्लास्टिक। जो मोनोसाइटिक और मेगाकार्डियोब्लास्टिक होते हैं ये लैक करते हैं माइलोपेरोक्सीडेज को, जबकि प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जो होता है इसमें माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। और इसके अलावा ट्रांसलोकेशन आपने याद रखनी है 15-17 रार वाली जो कि हमने रेटिनोइडिक एसिड रिसेप्टर भी देना होता है ताकि वो मेच्योर हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने याद रखना है जो एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है वो गम्स को इन्फिल्ट्रेट करता है, जो कि मैंने आपको फिगर दिखाई। एक्यूट मेगाकार्डियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया डाउन सिंड्रोम के लोगों में 5 साल से पहले हो जाता है। उसके बाद ये है कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना होता है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम से, कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स में ब्लास्ट जो है वो 20% से कम होते हैं। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। क्रोनिक जो है ना ल्यूकीमियाज के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने जो है एक्यूट ल्यूकीमिया पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो लिम्फोब्लास्ट है उनकी अमाउंट ज़्यादा हो रही थी, उसको हमने जो है कैटेगराइज किया था ALL में और AML में, ठीक है। अब हमने बात करनी है जो आगे वो क्रोनिक ल्यूकीमिया की होगी। उसमें क्या होगा, हमारे जो मेच्योर सेल्स होंगे ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसकी बेस में हम अगर ये B या T लिम्फोसाइट्स जो है मेच्योर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे। क्लासिफिकेशन ध्यान से सुन लें क्योंकि ये आपको ना आगे हेल्प करेगी, ध्यान से सुन लें, ठीक है। अगर तो T और B सेल जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं ना मेच्योर वाले, तो वो हमारे पास क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होगा। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि लिम्फोसाइट्स है, तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होगा अगर B और T लिम्फोसाइट्स जो है वो मेच्योर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूजिनोफिल्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो हमारे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में आएंगे, ठीक है। वो हमारे जो है क्रोनिक में आएंगे माइलॉइड ल्यूकीमिया में। हम अगर तो फिर इधर आ जाते हैं RBCs की तरफ। जो RBCs अगर ज़्यादा होंगे तो उनको हम कहेंगे पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। अगर हमारे हो जाते हैं मोनोसाइट्स ज़्यादा, ठीक है, मोनोसाइट ज़्यादा हो जाते हैं, इसको आई थिंक कहते हैं डिस्प्लेजिया, माइलोइड डिस्प्लेजिया शायद कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं इसका याद। जो उसके बाद जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं ना, अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है इसको हम माइलोफाइब्रोसिस कहते हैं, ठीक है। अगर इनके आगे से जो प्लेटलेट्स हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये आपको अच्छी से आनी चाहिए, इसी से आपकी सारा चैप्टर जो है ना रिवाइज होगा, ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा होंगे तो ALL होगा, BOT लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। मोनोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, रेथ्रोब्लास्ट या मेगाकार्डियोब्लास्ट ज़्यादा होंगे तो AML होगा, ठीक है। अगर नए नए जो B और T लिम्फोसाइट्स हैं, नए B सेल्स T सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होगा। अगर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, यूजिनोफिल्स हैं तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा,
ठीक है। अगर आरबीसी ज़्यादा हो रहे हैं तो पॉलीसाइथीमिया वेरा होगा। अगर मोनोसाइट जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं तो आई थिंक उसको माइलोडिस्प्लेसिया कहते हैं, वो होगा। और इसके अलावा अगर मेगाकैरियोसाइट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो माइलोफाइब्रोसिस होगी। अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो रहे हैं तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगी। ये क्लासिफिकेशन आपको आ गई तो आपके लिए आगे से बहुत ईजी होगा। ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये जो आगे बने हुए हैं बी सेल्स के, इनसे आगे ना मल्टीपल माइलोमा होता है। इसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ऐड कर लेंगे, प्लाज्मा सेल्स में से मल्टीपल माइलोमा होगा। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ कर लें अपनी बुक पे, तो रिवाइज करने में ज़्यादा ईजी होगा। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।